आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर के सेकंड टॉपिक सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। आज हम सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और हमने पहले लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म को डिटेल में पढ़ लिया था। तो आइए हम जानते हैं कि क्या होती है सॉल्युबिलिटी और किन किन फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी लिक्विड की डिपेंड करती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट डालते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है सॉल्युबिलिटी का। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी का, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आइए जान लेते हैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्यूट्स की अलग अलग हो सकती है एक ही सॉल्वेंट में। सपोज करते हैं अगर 20 ग्राम हमारे पास NaCl का है और 100 ml हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि शुगर भी 20 ग्राम में उसमें डिजॉल्व हो। सॉल्यूट चेंज करने पे सॉल्युबिलिटी वैरी करती है। तो डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी के लिए? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। और तीसरा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी कांस्टेंट होना चाहिए। 100 ग्राम 100 ml हो या 100 ग्राम हो अगर वाटर का, उसमें 20 ग्राम NaCl का अगर डिजॉल्व हो रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी है 20 ग्राम पर 100 ml। या यूनिट वॉल्यूम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो रहा है। यूनिट वॉल्यूम कहने का मतलब कि जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो फिक्स कर दिया गया है। यूनिट का मतलब कि एक फिक्स मात्रा में है, तो हम सॉल्युबिलिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम, एक केमिस्ट्री में एक थ्योरी है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका क्या मतलब होता है लाइक डिजॉल्व लाइक? जैसा होगा वैसे ही कंपोनेंट में वो घुलेगा। इज इन क्लियर? बात कुछ क्लियर नहीं हो रही होगी कि जैसा होगा वैसे ही कंपोनेंट में वो कंपाउंड घुलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे हमारे पास कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, जैसे पेट्रोल को हम पानी में डिजॉल्व अच्छे से नहीं कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास लुब्रिकेंट है उसको हम पानी में डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे की क्या केमिस्ट्री है कि पेट्रोल जो होता है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो वाटर होता है उसमें आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। तो इन दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है। एक और एग्जांपल हम जनरल साहब को देते हैं, जैसे कि अगर आपके हाथ में कुछ ऐसा कंपोनेंट लग गया है, ऑयली ग्रीस लग गया है आपके हाथ में, तो वो वाटर से नहीं जाएगा जब तक कि आप उसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे वॉशिंग
पाउडर या किसी भी वॉशिंग डिटर्जेंट का यूज नहीं करते हैं तब तक वो डिजॉल्व नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बेंजीन हो प्लस NaCl, बेंजीन में NaCl नहीं डिजॉल्व होता है, लेकिन NaCl वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि NaCl और वाटर का नेचर एक जैसा है और बेंजीन और NaCl का नेचर एक जैसा नहीं है। तो एक तरह के कंपोनेंट अपने ही तरह के कंपोनेंट के साथ डिजॉल्व होते हैं। तो इसी फेनोमेना को केमिस्ट्री में हम बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसा होगा वैसे ही तरह के कंपोनेंट में वो डिजॉल्व होने की एबिलिटी को रखता है। इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर होता है हमारा सॉल्यूशन। पता है आपको, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को कंबाइंड अगर कर दिया जाए तो वो हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम का स्टेज क्या होता है? इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे आसान सा एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास एक बकेट हो और बकेट में फुल बकेट पानी हो और उसमें एक ऐसा होल कर दिया जाए बकेट में जिससे पानी निकल रहा हो और ऊपर से एक टैप से उसमें पानी खोल दिया जा रहा है, दोनों का अगर रेट सेम है, पानी के निकलने का और पानी के आने का रेट अगर सेम है, रेट मीन्स स्पीड अगर बराबर है, तो बकेट में पानी कम नहीं होगा, लेकिन देखने में गतिक लग रहा है। गतिक माने डायनेमिक लग रहा है, पानी आ रहा है और निकल भी रहा है, लेकिन सामने वाले को देखने में बकेट के अमाउंट ऑफ द वाटर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। सेम उसी तरह से जितना पानी अगर किसी पॉट से या वेसल से वाइपर के फॉर्म में चेंज हो रहा हो, उतना ही पानी कंडेंस हो रहा हो, तो क्या हमारे वेसल से वाटर का अमाउंट कम होगा? नहीं कम होगा। तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम नाम देते हैं और इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। रेट ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा? रेट ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाए तो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर रेट ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाए तो उस टाइम कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको समझिए। डिजॉल्व जितने रेट से हो रहा है उतने ही रेट से क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन जितना हम चीनी डाल रहे हैं किसी भी वेसल्स में या बीकर में, उतना चीनी हमारा नीचे जाके सेटल डाउन हो जा रहा है। तो क्या कंसंट्रेशन में बदलाव होगा? कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम का जितना पानी में चीनी हम डाल रहे हैं उतना ही चीनी क्रिस्टलाइज हो जा रहा है। बात को ध्यान से समझिएगा। जितना हम चीनी, अगर 100 ग्राम चीनी को मैंने डाला किसी सॉल्यूशन में और एट इंस्टेंट टाइम 100 ग्राम चीनी क्रिस्टलाइज हो गया, तो कंसंट्रेशन में उसके कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो ये भी प्रोसेस हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। फिर हम आ जाते हैं, एक चीज है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। नो मोर सल्यूट डिजॉल्व, नो मोर सल्यूट डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। नो मोर सल्यूट डिजॉल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है? अगर हमने 100 ml वाटर ले लिया है और उसमें 50 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर दिया है, लेकिन 50 ग्राम के बाद एक पार्टिकल अगर हम चीनी का उसमें डाल रहे हैं तो डिजॉल्व नहीं हो रहा है। अगर इस पोजीशंस पे वो हमारा सॉल्यूशन पहुंच गया है, लेकिन उसके टर्म एंड कंडीशंस हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। जब ये हम प्रक्रिया कर रहे होंगे या प्रोसेस कर रहे होंगे तो उस टाइम टेम्परेचर और प्रेशर हमारा उस सॉल्यूशन का कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर में बदलाव होगा तो ये अमाउंट ऑफ सल्यूट उसमें कम या ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि हीट करने से जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है किसी भी चीज़ में वो बढ़ जाता है और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उसमें ज़्यादा डिजॉल्व होने लगता है। अनसैचुरेटेड फर्दर मोर सल्यूट कैन डिजॉल्व। रैंडमली किसी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सम अमाउंट ऑफ सल्यूट को डिजॉल्व कर दिया गया है तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड आप लोग समझ गए होंगे। ये क्लास 9th में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन मैंने एक बार क्विक रिवाइज कर दिया है यहाँ पे। अब हम जो एनसीईआरटी में मेन फोकस करेंगे वो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ये एक नया टर्म होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉलिड लिक्विड, इस पे ये इफेक्ट डालेगा। लेकिन लिक्विड गैस पे भी ये इफेक्ट डालेगा। लेकिन सॉलिड लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। किसी ग्लास में हम NaCl या NaOH लेके ऊपर से ग्लास में पानी रख के उस पानी को दबा रहे हैं, तो क्या प्रेशर लगाने से उसमें कम या ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है क्या NaOH? तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी पे। लेकिन लिक्विड गैस की अगर बात करें तो प्रेशर इफेक्ट डालता है। प्रेशर इफेक्ट डालता है, लेकिन इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सॉलिड लिक्विड में टेम्परेचर का तो इफेक्ट होता है, लेकिन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लिक्विड गैस में टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है और प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम आपको बता दें दो प्रोसेसेस, इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक।
एक्जोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है, लेकिन एक्जोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। ये लीचेतारिया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। तो आपको लीचेतारिया प्रिंसिपल के बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। आप क्लास 11th में एक चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम, उसमें थोड़ा सा लीचेतारिया प्रिंसिपल, जिधर टेम्परेचर ज़्यादा होता है उधर के तरफ सॉलिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है, ये फेनामेना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ रही है तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। एक्जोथर्मिक में हीट लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर के तरफ सॉलिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है, ये कहता है लीचेतारिया प्रिंसिपल। इसके बाद और जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस का टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। एक्सपेरिमेंटली एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको बताया जाएगा उसमें कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया है कि अब हम बात करेंगे प्रेशर की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होगा, और यहीं से हम बात करेंगे हेनरीज लॉ की। प्रेशर लिक्विड और गैस सॉल्यूशन पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इज इन क्लियर? जब हम कोई हमारे पास लिक्विड है और उसके ऊपर गैस फ्लो कर रही है और ऊपर से हम किसी पिस्टन को लगा के अगर दबा दें तो क्या होगा, उसमें जो गैसेस होंगी वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि प्रेशर बढ़ाने पे प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करती है। ये बात आपको याद रखना है। प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीज करती है। ठीक है। हेनरीज ने इन चीज़ों पे अध्ययन किया और उसने सॉल्युबिलिटी को एक कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया और उसने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ gas in a liquid is directly proportional to its mole fraction. P directly proportional to X. P is directly proportional to the X. पार्शियल प्रेशर ऑफ P क्या है? पार्शियल। और इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हेनरीज ने यूज किया P इक्वल्स KHX। अब आइए हम जान लेते हैं एक एक टर्म क्या है इसमें। X है मोल फ्रैक्शन, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ये है मोल फ्रैक्शन। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड और KH है हेनरी कांस्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन।
तो मोल फ्रैक्शंस होता क्या है? अगर हम मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का निकालना हो, XA इक्वल NA प्लस NB, ये होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। क्लियर? अगर किसी कंपोनेंट में, किसी लिक्विड में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल होंगे तो उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ज़्यादा डिजॉल्व होंगे किसी लिक्विड में या किसी भी सब्सटेंस में, तो उसका मोल फ्रैक्शंस भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। इज इन क्लियर? मोल फ्रैक्शंस ज़्यादा आएगा। X की वैल्यू ज़्यादा तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, X की वैल्यू ज़्यादा तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब आइए हम इसको कुछ दूसरे टर्म में भी समझने की कोशिश करते हैं। जो वैल्यू ऑफ KH किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो KH डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। KH की वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अब इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, अगर X इक्वल P/KH, यहां से हम ये लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरी कांस्टेंट। तो जिसकी KH की वैल्यू लार्जर होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। जिसकी KH की वैल्यू लार्जर होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। लार्जर द वैल्यू ऑफ KH, स्मॉलर द सॉल्युबिलिटी। अब इसको हम टेम्परेचर के टर्म में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं नीचे रहने देता हूं फॉर्मूला। देखिए हीलियम का ये सारा वैल्यू 293 केल्विन पे लिया गया है। अगर एनसीईआरटी में एक चार्ट है तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन नियरली मैं बता रहा हूँ 293 केल्विन पे मैं लूँ हीलियम ले लें, नाइट्रोजन ले लें और हाइड्रोजन ले लें, तो इनकी वैल्यूज 140 के आसपास आता है। हाइड्रोजन का वैल्यू 70 के आसपास आता है और नाइट्रोजन की वैल्यू जो होती है वो 76 के आसपास आती है। 76 के आसपास आती है। तो अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो क्या हमें मिलता है? KH की वैल्यू जो है KH सेम टेम्परेचर पे। इसी तरह से और हम फेनोमेना देखें तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर ये 293 पे मैंने नाइट्रोजन का लिया है, अब मैं 303 केल्विन पे अगर इसी को ले रहा हूँ, 303 केल्विन के आसपास मैं ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू 88 आ रही है। क्लियर? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है? KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हमने पाया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे KH की वैल्यू बढ़ती है
टेम्परेचर बढ़ाने पे KH की वैल्यू बढ़ती है। NCERT में पूरा एक डिटेल चार्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरा मैं चार्ट यहाँ पे नहीं बना सकता हूँ, इसीलिए कुछ केमिकल्स को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे नाइट्रोजन का डाटा मैंने लिया है, 293 पे 76 है और 303 डिग्री पे यहाँ पे टेम्परेचर 293 है और यहाँ पे टेम्परेचर 303 है। 93 पे 76 आ रहा है और 303 पे 88 आ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो KH की भी वैल्यू बढ़ रही है और KH की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ से हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द KH। तो इसको हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द KH। और KH किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी है। KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी है X की वैल्यू। तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घटती है। और यही फेनामेना आप लोगों ने पढ़ा होगा जीके की बुक्स में या जनरल साइंस में कि कोल्ड वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो ईजियर फील करते हैं रहने के लिए। ठंडे पानी में जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो रहने में ईजियर महसूस करते हैं। यही रीजन है साइंस का और इसको एक्सप्लेन करता है हेनरीज लॉ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी और जब गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ गैस की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में डिक्रीज हो जाती है। ये फेनोमेना एक्सप्लेन करता है हेनरीज लॉ। डेली लाइफ में हेनरी लॉ का क्या क्या यूज है इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से यूजेज हैं हेनरीज लॉ के इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हेनरी लॉ का यूज ब्रॉडली किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। सॉफ्ट ड्रिंक्स का मतलब कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, अगर आपको बिना फ्रिज किए उसको पीने को दे दिया जाए तो वो टेस्टलेस लगता है। इसका क्या रीजन है? सॉफ्ट ड्रिंक को अगर बिना कोल्ड किए अगर आपको दे दिया जाता है तो वो टेस्टलेस हो जाता है। इसका रीजन ये है, अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस वाटर में कम डिजॉल्व रहता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसमें कार्बोनेटेड वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है। इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका एप्लीकेशन है। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन एक जगह और है, बेंड्स। स्कूबा डाइवर्स जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो ऊपर से वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो होती है ह्यूमन ब्लड में बहुत इंक्रीज कर जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें हीलियम मिक्स किया जाता है और इसी बबल्स फॉर्मेशन इन ह्यूमन कैपिलरीज, जो हमारे ह्यूमंस के अंदर कैपिलरीज होती हैं, इसमें बबल्स का फॉर्मेशन ना हो जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए हीलियम का यूज करते हैं स्कूबा डाइवर। और इसका एक और यूज है, जब माउंटेन्स पे हाई एल्टीट्यूड्स पे ह्यूमन जाता है तो वहाँ पे जब पहाड़ों पे आदमी ऊपर जाता है तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने के वजह से जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो भी कम हो जाता है। और इस कंडीशन में एक चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है, एनॉक्सिया। अनकॉन्शसनेस मीन्स बहुत ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो दैट्स फॉर हेनरीज लॉ एंड इट्स सॉल्युबिलिटी।